जानते हैं तो मुझे बर्बाद करोगे, दिल तोड़ोगे मुझे, करोगे दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, जिसमें पिछले क्लास में कुछ आप लोग को हम बताए थे पिछले वीडियो में, और वही उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग कुछ आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बहुत बढ़िया से ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहीं पर आपको याद हो जाएगा। घर पर अलग से कुछ रटने उठने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम आज एक वीवीआई क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पूरा वीवीआई क्वेश्चन होता है, उसी को हम लोग देखेंगे। पूरा वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा में एकदम आता ही आता है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आज एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। आज हम लोग यहां से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को याद होती चले यह संतृप्त विलयन क्या है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए बढ़िया से। आज कितने तारीख, 10 तारीख, और हम जब पढ़ाने आज आए इस वक्त, तो हुआ क्या कि लोग चारों तरफ से घेर लिए, बोले पटिया सर पटिया सर। हम कहीं पार्टी क्या, किस बात भाई? तो सर आपका बर्थडे है। हम बोले हाँ, मेरा बर्थडे तो 10 जनवरी को है। तो क्या जनवरी सर? क्या पता यार। तो लोग बताए कि 10 जनवरी है सर, पटिया दीजिए सर। तो एक गरीब से जरूर कुछ बनेगा तो जरूर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए रहा आपका बात सर, तो मेरा पार्टी क्या हुआ है ना। हम दूर हैं तो कैसे पार्टी होगा, मिलिए, जरूर मिलेगा पार्टी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। तो आज 10 तारीख है, ठीक, लगभग 16 दिन बाद यानी 15 दिन बाद 26 जनवरी आ जाएगा। तो 26 जनवरी का क्या होगा दोस्त कि जलेबी का बड़ा महत्व है, राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है जलेबी को। एक बार क्या हुआ कि हम लोग क्या, जिस बाजार में हम रहते हैं, तो जहाँ पर जलेबी बनता है वहां पर एक दिन हम चले गए और वहां उसको हम देख रहे थे कि कैसे वो जलेबी बनाता है, ठीक है। तो क्या कर रहा था, वो जलेबी बना रहा था और चाशनी में डुबा रहा था, जलेबी छान रहा था, चाशनी में डुबा रहा था। हम कहले डुबई ले जा, और निकाल के सबको दे रहा था। हम कहले ये क्या कर रहा है, देखिए ना मार सब क्या करते हैं जी। तो जलेबी डुबा रहा था, निकाल रहा था। 1-2 घंटा में देखे कि वो जो सीरा था चीनी वाला, वो इतना गाढ़ा हो गया कि उसमें जलेबी डूबेला तैयार नहीं है। जलेबी उधर से करा, मालिक अब ना डूबई, मालिक अब रह दीजिए। उसी वक्त हम कहे जरा जलेबी जो बना रहा था उसको कि लीजिए 2 किलो चीनी जरा इसमें फेंट के मिला दीजिए। तो हमरा कहा कि एकदम मूर्खे रहे जी। हम बोले कैसे? देखिए में अब चीनी घुलेगा, ये तो अपने इतना गाढ़ा कि घुल ही नहीं सकता है। लेकिन आप जबरदस्ती कहिएगा तो हम बोल देंगे। हम कहले क्या चूल्हा पर चढ़ा के का? तो हाँ, लेकिन ना ऐसा नहीं, टेम्परेचर फिक्स रखना है, ना टेम्परेचर घटाना है ना टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी एकदम उसी ताप पर फेंट के दिखाइए। तो कहा कि नहीं उसी ताप पर नहीं होगा। हम कहले तो जो आपके पास ये जो विलयन है ना, सोल्यूशन है ना, एकदम गाढ़ा वाला, उसी को संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की चीनी की और अधिक मात्रा को मिलाया नहीं जा सकता है, उसी को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ये तो था 26 जनवरी झंडा तोलन की बात, जलेबी जिसमें चलेगा। अभी हम सोच रहे थे कि जलेबी से अच्छा स्पंज ठीक रहता है। स्पंज खाइए, थोड़ा सॉफ्ट रहता है, एनर्जी मिलती है, उसमें प्रोटीन काफी होती है पनीर के कारण। तो स्पंज ही ठीक रहता है। चलिए आप लोग को हम ले चलते हैं अब एक अच्छे से यानी मिष्ठान भंडार में, मिठाई दुकान में,
और वहां पर स्पंज खिलाते हैं आप लोग। लेकिन ठहरिए अभी, स्पंज जो जिस सिरे में डूबा हुआ रहता है, यानी जो कहने का बात हुई, जो विलियन में डूबा हुआ रहता है स्पंज, एकदम पतला रहता है, एकदम पतला। 2 गिलास से मारूं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें कोई कहे कि चीनी मिलाई है तो इजीली पर मिला सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिना चूल्हा पर चढ़ाए मिला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिला सकते हैं। तो जिसमें आसानी पूर्वक से मिला सकते हैं, घोल सकते हैं, वो हो गया असंतृप्त विलयन, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन। चलिए, तो शायद आप समझ गए होंगे, जिसमें नहीं मिलाया जा सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मिलाया जा सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, ये दोनों के बाद इसकी जो सांद्रण होती है वो महत्तम होती है, इसकी सांद्रण महत्तम नहीं होती है। एक बार क्या हुआ कि बोर्ड की परीक्षा में दे दिया क्वेश्चन, किस विलयन की सांद्रण महत्तम होती है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। महत्तम का मतलब क्या होता है पता है? जैसे इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम। अब मेरे पास जो स्टैंड है भैया, मोबाइल स्टैंड, वो 7 फीट का है, तो ये मैक्सिमम है। अब हमारे सर जी जो रीजनिंग वाले हैं, जिनका नाम है एक के राय सर, ऐसे हम लोग प्यार से रायजी सर कहते हैं, वो हमरा बोले कि 8 फीट के कर दीजिए इसको। हम कहलिए एकदम माथा में, अरे मैक्सिमम भाई, कैसे हो सकता है? महत्तम है, नहीं हो सकता है 8 फीट का। उनको समझाए हम, तब जाके वो समझे। मैक्सिमम का मतलब ऐसे आप हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको और गाढ़ा नहीं कर सकते हैं। उसी को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें और फेंट ही नहीं सकते, बिना फेंटले गाढ़ा हो ही नहीं सकता है। तो किस विलयन का सांद्रण महत्तम होता है? तो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो मैक्सिमम खुद हो चुका है यार, उसको क्या मैक्सिमम करोगे? जो महत्तम खुद हो चुका है, यानी किस विलयन की सांद्रता महत्तम होती है, यानी मैक्सिमम होती है, तो वह है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? और इस विलयन की सांद्रण महत्तम नहीं होती है, इसमें कुछ और भर के गाढ़ा बना जा सकता है। अब एक 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दे सकता है, कहेगा कि विलयता क्या है, ये क्वेश्चन है। विलयता अंग्रेजी में से सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी कहा जाता है। करना कुछ नहीं है, जैसे आपको ये गिलास लेना है और गिलास ले करके उसमें पानी रखना है। अब पानी ज्यादा नहीं रखना है दोस्त, ज्यादा नहीं रखना। देखिए हमारे पास शायद आ गई, देखिए सोल्युबिलिटी क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जनरली 100 ग्राम लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा, लगभग 100 ग्राम लीजिएगा, ज्यादा नहीं, इतना में काम है आपका होगा। और इसमें आपके घर में जो नमक है या चीनी है उसको इसमें डाल देना है, ठीक है। एक बार डालना है, पुनः घोलना है, फिर डालना है, फिर घोलना है, और फिर डालना है, फिर घोलना है। एक समय ऐसा आएगा कि कहेगा मालिक अब ना, कहिएगा हम समझ गए, इसी को विलयता कहते हैं। ये कह दे कि मालिक अब ना, अब हम नहीं घोलेंगे, चाहे तुम जे कर लो। तुम कहना कि चूल्हा पर चढ़ा के घोल देंगे, गर्म करे घोल देंगे। तो सोल्युबिलिटी कहता है विलयता कि चूल्हा पर नहीं चढ़ाना है, चूल्हा पर चढ़ा दिए तो और घुल जाएगा, बिना चूल्हा पर चढ़ाए हुए। यानी ताप को बढ़ाना घटाना नहीं है, चूल्हा पर चढ़ा के कांस्टेंट रखना है, यानी स्थिर ताप पर करना है। जो भी करना है स्थिर ताप पर करना है। अगर स्थिर ताप पर होता है तो ठीक है, अगर स्थिर ताप पर नहीं होता है तो टेम्परेचर तो कोई भी बढ़ा सकता है। जैसे ठंडा, अगर जो वायुमंडल का भी जो टेम्परेचर है वो लगता है कि शायद 10 डिग्री या 14 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री या 21 डिग्री तक है। अगर उस ताप पर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तब ठीक है, नहीं तो रूम का टेम्परेचर रूम हीटर लगा के कोई भी बढ़ा सकता है। अलग से कुछ हीटर वगैरह नहीं लगाना है, हीट नहीं करना अलग से। जो टेम्परेचर प्राकृतिक ने हमें दिया है, अगर उस पर काम हो जाती है तो ठीक है। तो उस पर एक सीमा है जहां तुम काम होगा। ये 100 ग्राम हम पानी लिए हैं, चीनी इसमें घोलिए। आप कितना घोल सकते हैं? 1 बार घोलिएगा, 2 बार घोलिएगा, 3 बार घोलिएगा, 50 टोरा घोलिएगा, 100वां टोरा कहेगा मालिक अब ना।
अरे भाई इसी को वरीयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम जल में विलय की इतनी अधिक मात्रा घोल दिया जाए कि विलयन संतृप्त हो जाए। संतृप्त का मतलब अब मालिक अब हमरा से नहीं होगा, अब नहीं घोल पाएंगे मालिक, अब ना। तो ऐसे ही सांद्रण को विलयता कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, विलयता में कभी भी पानी यानी विलायक कितना ग्राम लेते हैं? 100 ग्राम। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ आपका विलयता। अब हम लोग को जो पढ़ना है मेनली वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था क्या होता है को बढ़िया समझिए हमारे अपने दैनिक जीवन से। दशहरा का दिन था, हम तो दशहरा में उतना ज्यादा रुचि रखते हैं नहीं, लेकिन हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि सुबह से लोग धीरे धीरे आना चालू हो गया यहाँ दशहरा देखने के लिए। 2020 के पहले की बात बता रहे हैं, 2020 से एकदम मजा किरकिरा गया है दशहरा में। लोग चाह रहा है कि जाए कुछ देखे, लेकिन देखे ला मिल ही नहीं रहा है। 2020 के पहले कह रहे हैं आपको, सुबह से लोग आने वाले की कतार लगी हुई रहती थी। लेकिन जिनका दूर दराज घर रहता था अपना दशहरा देखकर तुरंत लौट जाते थे, शाम तक 6-7 बजे तक। जिनका नजदीक घर है वो लेट लौटते थे, 10-11 बजे शाम में लौटते थे, रात तक लौटते थे। लेकिन जिनका दूर था वह शाम में ही लौट जाते थे। लेकिन ठीक लगभग 4 से 5 बजे ये लंका दहन की जो प्रोसेस है वो होता था। लंका दहन के प्रोसेस में हम देखते क्या थे कि हमारे शहर में जितने दिशाएं से रोड आती थी उस सभी दिशाएं से लोग आ रहे हैं, और जो दूर दराज के थे उसी दिशा में जा रहे थे, लंका दहन के फेर में थे ही नहीं। हम एक ऑब्जर्वेशन क्या किए कि जितना आदमी आ रहे थे उतने आदमी जा रहे थे। हम के लिए ठहरो, इसी को कहते इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। मतलब जितना आवे और उतने जाए। एक खास अवस्था शाम में ठीक 4:30 बजे ऐसा आया था, जितना आदमी आ रहा था उतने आदमी जा रहा था। तो उस अवस्था को ही साम्य अवस्था कहते हैं। ये क्या होता है ये देखिए। और वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी देख लीजिए। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ये 2 चीज समझिए आपने। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ये चीज समझना है आपको क्या होता है। एक बार हुआ क्या कि हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, जेठ बैसाख के महीने थी, मुझे उतना कंफर्म याद नहीं है कि बैसाख था कि जेठ था, लेकिन गर्मी बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा। और गर्मी में प्यास उतना ही लगता है। भाई साहब एक पानी बोतल आए बेचने, मुझे कितना का है, बोले 20 रुपया। हमारा पास था नहीं, 15 रुपया था। अब वो डुप्लीकेट पानी दिया कि ओरिजिनल दिया है तो हम नहीं जानते हैं, हम तो बस जानते हैं पानी। अब पानी में डुप्लीकेट क्या होता है मुझे तो नहीं पता है। आज तक तो हम डुप्लीकेट H2O कर नहीं देखे, अभी तक ओरिजिनल देखे H2O। लेकिन फिर भी वो हमको दे दिया 15 रुपया में, छोड़िए वो क्या बातें थी। और पानी हम ले करके, अब प्यास तो लगा हुआ था, आराम से पहले पी लिए। और पी करके आधा खाली करके और उसका गेट लॉक करके उसको अपने बगल वाले सीट के पीछे से रख दिए। यानी पटना जंक्शन से हमारा जो घर है वो लगभग 6 स्टेशन में कहने का मतलब कुछ होल्ट और कुछ स्टेशन मिला के 6-7 हैं। तो हम लोग का बीच में लगभग 1 घंटा का समय लगता है। तो आधा घंटा के बाद फिर प्यास लग गया तो हम बोतल फिर निकाल लिए। और निकालने के बाद देखे क्या कि जितना दूर पानी था उतना दूर मामला एकदम ठीक था, लेकिन जितना दूर खाली था मामला एकदम गड़बड़ था। गेट लॉक था फिर भी मामला गड़बड़ था। ठंडा पानी था तो हम देखे क्या कि बोतल के अंदर बूंदे बूंद अंदर में कुछ बूंदे बूंद बना हुआ है।
ये जो बना हुआ था, हम के लिए ई कैसे हुआ? तो पानी हमसे कह रहा था मालिक जैसे ही आप ये ढक्कन खोले तो हमने सोचे कि गेट खुल चल, हम अन्यों भागे के फेरा में थे, रुकने के फेरा में नहीं थे। लेकिन सबसे पहले हम बांस में बदलते हैं, उसके बाद भागते हैं। जैसे ही हम बांस में बदले, भागना शुरू किए, आप क्या किए? गेटवे लॉक कर दिए। हम कहे वाह, तैयो हमने छोड़े उड़े नहीं, भागना शुरू ही किए। चलिए बांस में बदल के भागते रहे भागते रहे भागते रहे। लेकिन शुरू में भागने वाला का गति तेज था, बहुत ज्यादा भागे जा रहा था बांस में ढो करके, लौट कोई नहीं रहा था। लेकिन सब लोग देखा गेट लॉक है तो कुछ लोग लौटना शुरू कर दिया और संघनित होकर के लौटे लगा। बीच में एक ऐसा अवस्था आया जिसमें बाष्पित अणु का वेग और संघनित अणु का वेग, अरे भाई जाने वाला अणु और लौट के आने वाला अणु दम एक समान हो गया, दम बराबर हो गया। तो ऐसे ही अवस्था को इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था कहते हैं। यानी किसी विलायक के पानी के बाष्पित अणु का वेग और संघनित अणु का वेग, यानी बाष्पित अणुओं और संघनित अणुओं अगर जाता है और जितनी आता है तो ऐसी अवस्था को इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था का। तो उसी साम्य अवस्था में अणु जितना भाग रहा था उतनी लौट के आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जहां पर पानी था उसमें नहीं जा रहा था। हम देखे कि यहीं रुकल है। हम पूछे काहे जी यहाँ काहे रुकल है खाली जगह पर, लौट के पानी में काहे नहीं जा रहा है? वो कहा कि मालिक भागली हल लौट के जाहिला, देवाल तर मर जाइबई लेकिन लौट के दोबारा ना जाइबई। बात हुआ क्लियर? ऐसे कहा बतिया रहा, हाँ सही कह रहे हैं। हम देवाल तर मर जाएंगे लेकिन लौट के नहीं जाएंगे। हम देवाले पर जोर लगाएंगे कि हे देवाल टूट जाए कि हम बाहर निकल जाए। हमरा से टूटेगा तो तोड़ के निकल जाएंगे, नहीं टूटेगा तो नहीं तोड़ के निकलेंगे। ये दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, बाष्पित अणु छोड़ नहीं रहा, प्रेशर लगा रहा है वो अपने बाहर जाने के लिए। लेकिन इसका प्रेशर का मान इतना कम था, बेचारा इस दीवार को तोड़ ही नहीं पाया। जिस दिन इस पानी के प्रेशर का मान बढ़ जाएगा ना दोस्त, इससे बरियार बोतल, स्टील के बरियार बोतल को तोड़ के बाहर चल जाएगा। जैसे आपके पास प्रेशर कुकर है, आप उसमें पानी आलू जो भी डालना है, दाल वगैरह डाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपके हिसाब से जो डालना है डालिए और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। ऊपर जिससे सीटी निकलती है, एयर निकलता है, उसको भी बंद कर दीजिए। गेट लॉक कहीं से निकलेगा और नीचे से गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो ये बाष्पित होगा और बाष्पित होकर बढ़ेगा आगे। अब बढ़ेगा ना, ऊपर से आप बंद कर दिए हैं तो बाष्पित अणु में इतनी ताकत होती है, अगर संख्या उसकी बढ़ गई तो अच्छे अच्छे स्टील का, एल्युमिनियम का परत को फाड़ करके वो बाहर निकल जाएगा। अरे इसके फाड़ के बाहर नहीं निकला क्योंकि इसके पास बाष्पित अणु की संख्या कम है। जिस दिन इसकी संख्या बढ़ गई ना तो ट्रेन चला देता है। आपको नहीं पता है तो शायद जानिए, करेंट का काम जो है ना, ट्रेन चलती है, इंजन चलती है, उसका काम है सिर्फ मोटर को रोटेट कराना, वाष्प बनाना। और ये जो वैक्यूम वगैरह जो कट जाती है, एयर वगैरह निकल जाती है तो ट्रेन रुक जाती है। तो यही होगा, वाष्प से तो इंजन खिंचा जाता है, इतनी ताकत होती है वाष्प में। और ये वाष्प को किसी बर्तन में आप बंद कर देंगे तो रुकना नहीं चाहता है, वह हमेशा बर्तन के दीवार पर दाब लगाता है कि तोड़ के निकल जाए। तो वैसे ही प्रेशर को वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी बाष्पित अणुओं के द्वारा बर्तन के दीवार पर, इस अंदर में दीवार पर जो दाब आरोपित होती है उसी को वाष्प दाब कहा जाता है। और ये जो अवस्था होना चाहिए वो साम्य अवस्था होना चाहिए। यानी किसी विलायक के साम्य अवस्था में वाष्पित अणुओं के द्वारा बर्तन के दीवार पर जो दाब आरोपित की जाती है उसी को वाष्प दाब कहा जाता है। शायद आप समझ गए होंगे, ये है वाष्प दाब। अगर देखिए, अगर ये पानी शुद्ध है, इसमें हम कुछ नहीं मिलाए हैं, इसको शुद्ध विलायक कहेंगे। शुद्ध विलायक का मतलब सिर्फ पानी, बात को समझिएगा। शुद्ध विलायक का मतलब होता है सिर्फ पानी। अगर इसमें हम कुछ मिला दिए तो भैया वो विलयन हो गया। आप याद रखेंगे कि अगर शुद्ध पानी रहेगा, खाली पानी, कुछ नहीं मिलाएंगे, तो उसके वाष्प दाब को P0 से सूचित करते हैं। अगर हम इसमें ठेफी खोले और कुछ फेंट दिए, चीनी, नमक, ग्लूकोन-डी वगैरह वगैरह, ढोड़ा मोहरी, कुछ भी फेंट सकते हैं। अगर हम कुछ फेंट दिए तो विलयन हो गया, तब विलयन रहेगा तब PS। दो चीज समझ रहे हैं आप लोग।
चलिए, अगर इसके अंदर जो प्रेशर है, अगर सिर्फ पानी है, सादा पानी है तो पी नॉट, अगर कुछ फेंट दिए तब पी एस। जरा सोचिए कौन ज्यादा होगा, सादा पानी वाला वाष्प ज्यादा होगा कि विलयन वाला कुछ फेंटला के बाद ज्यादा होगा? दिमाग लगाइए, जरा सोचिए जल्दी, सादा पानी का ज्यादा होगा कि विलयन का ज्यादा होगा? पता नहीं चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसको आराम से कुकर में या तसला जो भी आपके बर्तन में है, जो भी है, जो भी कंटेनर आपके पास है, उसमें इसको डाल दीजिए, ठीक है, और चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, गर्म कीजिए, तो वहां से भापर बनना शुरू हो जाएगा। देहात में रहिएगा ना तो गर्म होता है, बाष्प बनता है, तो लोग इसे बाष्प नहीं कहते हैं, वो जब सीधे कहते हैं अदहन हो गए। अब जो CBSE वाले हैं बोले व्हाट इज अदहन, ओ माय गॉड, ये अदहन क्या होता है? आपको नहीं पता चलेगा, देहात के लोग को पता चलता है कि अदहन क्या होता है। अदहन का मतलब होता है पानी खौल गया, भापर बन रहा है, तसला में पानी खौल रहा है, अब तैयारी उसमें चावल डालने का धो धा के। आप जैसे ही पानी खोल रहा, भापर बन रहा, बाष्प बन रहा है, और चावल ढो के डाले, कुछ मिलाए, तो बताइए जो स्पीड से बाष्प बन रहा था उसी स्पीड से बनते रह जाता है कि कम जाता है? शायद आप लोग देखे होंगे, जैसे कुछ भी उसमें डालेंगे, चीनी मिला दिए, नीम के मिला दिए, तुरंत फटाक से कम जाएगा। तो जैसे ही कम जाएगा तो इसको कहते हैं अवनमन। क्या कहते हैं? अवनमन। अभी पता है हम लोग के साथ अवनमन ही हुआ है। अवनमन का मतलब होता है ये कि पहले कमाते थे कुछ और, चचा हमारे नीतीश चचा लगा दिया लॉकडाउन, कमाई बढ़ा कम, इसको अवनमन कहते हैं भैया। अवनमन कुछ अलग से नहीं है। पहले कमाते थे कुछ, चचा लगा दिए लॉकडाउन, अरे मास्टर टैक्स तो दे नहीं रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अरे कमाई बराबर जीरो भैया, कोई कमाई नहीं, नथिंग, उस सबको बंद कर दिया गया। तो कहा इसको अवनमन कहते हैं, लोअरिंग कहते हैं अवनमन। अवनमन का मतलब पहले की तुलना में कम जाना। जैसे आप गर्म पानी गर्म हो रहा है, उसमें तो आप डाल दिए गए तो स्वाभाविक घट जाएगा वाष्प दाब उसका, तो इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन क्या है? आप कहिए कि वाष्प दाब का अवनमन का मतलब ये होता है कि जब शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो जो पहले से वाष्प दाब बन रहा था उस वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो इसी को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। शायद ये प्रैक्टिकल घर में आप लोग देखे होंगे, हमेशा देखते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग के मिला, वाष्प दाब का अवनमन क्या है? देखिए, हम जानते हैं तो मुझे बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते याद करोगे। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन आया, वाष्प दाब का अवनमन क्या? हम लोग पहले पढ़े वाष्प दाब, क्या पढ़े? वाष्प दाब। उसके बाद क्वेश्चन आया, वाष्प दाब का अवनमन क्या है? वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन क्या है? अवनमन का मतलब पहले की तुलना में घट जाना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे अगर कोई व्यक्ति कमाता था पहले 1000, लॉकडाउन लगा कमाता है अब 500, अब कमा रहा है 500। तो पहले कमाता था 1000, अब कमा रहा है 500, तो वृद्धि होगी कि कमी हो गई? तो स्वाभाविक है, कोई भी ठेला रिक्शा वाला कोई भी बता देगा भाई कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? तो जी 1000 घटाओ 500, रिजल्ट बराबर आया 500, कमी हुई वो 500 का। ये चीज को अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन। यानी पहले के तुलना में अगर आपका कुछ घट जाए, पहले था आपका 100 बीघा दादा के, आज होल है 10 बीघा, तो इसको खेती में अवनमन कहते हैं। पहले आपका कमाई था 1 लाख, अब कमाते हैं 10,000, इसको कहते हैं पैसे में अवनमन। पहले गाय रख लेते 400, अब रख ले हैं 200, तो इसको कहते हैं गायों में अवनमन। पहले गधा था, घोड़ा हो गया, इसको भी अवनमन कहते हैं। पहले था पी नॉट, अब हो गया PS, तो ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन।
पहले था पी नॉट, अब हो गया पी एस, ये हो गया वाष्प दाब का नमन। कैसे घटाया ये सुनिए। कभी भी किसी इंसान को सीधा जवाब नहीं देना है, कैसे जवाब देना है ये देखिए। जैसे कहिए कि पहले हम कमाते थे 100 रुपया, अब कमा रहे हैं 50 रुपया। उसी से पूछिए कि हमारा वृद्धि हुआ कि कमी, तो कहेगा कमी। फिर आपसे उससे पूछिए कितना के कमी, तो कहेगा कि 100 माइनस 50, रिजल्टेंट बराबर 50। तो डायरेक्टली रिजल्ट किसी को 50 नहीं बताइए, उसे कहिए कितना कमी, तो कहना कि 100 माइनस 50 की कमी, समझते रहा का होली। फिर से लास्ट एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि पहले कमाते थे 200, अब कमाते हैं 100 रुपया, कितना के कमी। तो सब कोई जान रहा है कि 100 के कमी हुआ है, लेकिन आप 100 बोलवे नहीं कीजिएगा, आप कहिएगा कि 200 माइनस 100, समझते रहा कितना के हो लीजिए। लास्ट बार, अंतिम बार, पहले कमाते थे 500, अब कमाते हैं 100, कितना के कमी। तो पहले कमा ली 500 रोज के, अब कमाई थे रोज के 100 रुपया, कितना कम गया, तो 400 कम गया। ये हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि 400, लेकिन 400 बोलना ही नहीं है। उसको कह कि 500 घटाओ 100, समझते रहा। पहले कमा ली पी नॉट रुपया, अब कमाई थी पीएस रुपया, कितना है कमी, कहना कि पी नॉट माइनस पीएस, समझते रहा कुछ बोली। तो सीधा किसी से बतियाने नहीं है, कम से कम तू तो कुछ घटा के देखिए, सब घटा के हम ही दे ऐसा नहीं कीजिए, घटाते रहिए। पहले कमा ली पी नॉट रुपया, अब कमाई थी पीएस रुपया, कितना कमे, पी नॉट माइनस पीएस, आंसर क्लियर। आपको क्वेश्चन आएगा कि वाष्प दाब का नमन का फार्मूला बताइए, तो पी नॉट माइनस पीएस। अगर आप इसी में पी नॉट माइनस पीएस में अगर पी नॉट से भागा मार दिए, याद रखिएगा, पी नॉट माइनस पीएस में पी नॉट से भागा मार दिए, तो भागा मारे हैं शुद्ध विलायक से। अभी हमको पता है कि पी नॉट का मतलब होता है शुद्ध पानी, जिसमें कुछ मिला हुआ ना हो, इसको शुद्ध पानी कहते हैं, शुद्ध विलायक कहते हैं। कुछ ना मिला है, घर से हम कुछ मिला के नहीं लाए हैं भैया, थोड़ा विश्वास रखिएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में मिला के पीते थे तो यहाँ भी घर के मिला के लाएंगे। वो लोग लग रहा है कि सर जी हमने के सामने तो मिलाते थे, अब यहाँ हम लोग देख नहीं रहा था, पता ना कुछ मिला के लाएंगे। भैया विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं मिलाया है, हमें मिलाने की अब जरूरत ही नहीं है। एकदम ओरिजिनल पानी, ओरिजिनल शुद्ध विलायक है एकदम। अशुद्ध विलायक के बाद शुद्ध आपको पी नॉट कहते हैं, या लिख देते हैं भैया पी नॉट, देख लीजिए ना विश्वास है तो देखिए, पी नॉट कहते हैं शुद्ध विलायक पी नॉट, याद रखिएगा। खाली पानी पी नॉट, आप कुछ फेंट दिए तो सॉल्यूशन विलियन पीएस, फेंटला तो पीएस और ना फेंटला तो पी नॉट, याद रखिए। खाली पानी पी नॉट और फेंटला के बाद पीएस। तो देखिए पी नॉट है, पी नॉट का मतलब शुद्ध पानी। अगर शुद्ध पानी के वाष्प दाब से आप अगर भागा मारते हैं तो इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसी वाष्प दाब के अवनमन में पी नॉट से भागा मार देते हैं, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अगर डिफिनेशन में पूछे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, तो कहिए कि वाष्प दाब का अवनमन अगर शुद्ध विलायक के सापेक्ष, यदि वाष्प दाब का अवनमन शुद्ध विलायक के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। फिर से लास्ट बार, यदि वाष्प दाब का अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन शुद्ध विलायक के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, वाष्प दाब का अवनमन शुद्ध विलायक के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, जिसका फार्मूला पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट होता है। अगर आपको कहे कि पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट को पूरा क्या पढ़ेंगे, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। मैं पढ़ रहा हूं, पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट को क्या पढ़ते हैं, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। कंप्लीट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, ये था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यहां तक। अब हम लोग का एक VVI क्वेश्चन चल रहे हैं आज 2022 आल है का 2022 का VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है तुम समझिएगा बढ़िया से, यह 5 अंक स्तरीय रहेगा।
5 अंक, 5 अंक का स्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रॉल्ट्स लॉ, हिंदी में रॉबल के नियम को लिखें एवं व्यंजक प्राप्त करें। यह है 5 अंक का क्वेश्चन। पहले बढ़िया समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि रॉबल के नियम को लिखे एवं इसे सत्यापित करें। ये 5 अंक का है, लिख दिया है VVI 2022 का आउट क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे, एकदम VVI क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं है, अगर आप मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं हमसे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इधर से बता दो कि मोल अंश जो हम पढ़ाए हैं, शायद आप नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, मौका मिलेगा तब हम जरूर बताएंगे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तुझे कितना प्यार करते हैं वतन, जिसको डिनोट करते हैं एक्स से, इन जोड़ इन। ये मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल प्रभाज का फॉर्मूला है, जिसको डिनोट किया जाता है एक्स से, और एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, जो बच्चे पढ़े उनको पता होगा, छोटकी बट्टा छोटकी जोड़ बड़ की, यानी छोटकी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या आजोड़ विलायक के मोलों की संख्या। यह मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है दोस्त। यानी x बराबर n बटा n, कंप्लीट। यह है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए हम ये रॉल्ट का नियम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, बढ़िया से तुम समझिएगा। हम लिख दिए P0 माइनस PS बटा P0 बराबर छोटकी बटा छोटकी जोड़ बड़ की। एकदम समझिएगा बढ़िया से। अब देखिए ये आपके पास मौजूद है, बराबर के ई पट्टी भी मौजूद है और बराबर के ऊ पट्टी भी मौजूद है। देखिए क्या क्या मौजूद है। अगर P0 माइनस PS बटा P0 रहेगा, देखिए P0 माइनस PS बटा P0 रहेगा तो उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। फिर से P0 माइनस PS बटा P0 रहेगा तो उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। यानी P0 माइनस PS बटा P0 रहता है तो इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ही कहेंगे, कोई दूसरा चीज नहीं कहेंगे। चलिए n बटा n जोड़ n है तो n बटा n जोड़ n को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर से n बटा n जोड़ n है, इसको तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ई और ई दोनों आपस में बराबर है। भैया देखिए ई बराबर है, यानी ई वाला चीज है, ई वाला चीज आपस में बराबर है। ये हम नहीं, रॉल्ट कह रहा है। रॉल्ट नियम कह रहा है कि ई वाला बराबर होता है, इसे रॉल्ट का नियम कहते हैं। तो परीक्षा में ऐसा नहीं लिखेगा कि ई वाला बराबर हो गया तो रॉल्ट का नियम हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका नाम लिखिएगा और इसका नाम लिख लेगा और अंतिम में कह दीजिएगा कि बराबर होता है। लेकिन इससे एक ऑब्जेक्टिव बड़ा भी आ जाता है, उस ऑब्जेक्टिव में काम करता हो। यह नियम किसके लिए है तो याद रखिएगा, तनु विलियन। किसके लिए? तनु विलियन के लिए। तनु विलियन का मतलब होता है पतला और सांद्र विलियन का मतलब होता है गाढ़ा। आप दोनों प्रकार के विलियन अपने जीवन में जरूर देखे होंगे। कुछ विलियन ऐसे देखे होंगे जो गाढ़ा रहता है और कुछ विलियन ऐसे देखे होंगे जो पतला रहता है। यानी जो पतला रहता है उसको तनु विलियन कहते हैं और जो गाढ़ा रहता है उसको सांद्र विलियन कहते हैं। अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और हिंदी और तनु विलियन को अंग्रेजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। कोई कहे कि जो रॉल्ट का जो नियम है किस विलियन पर लागू होता है तो देखिए तनु विलियन पर लागू होता है, सांद्र विलियन पर लागू नहीं होता। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। अब इस नियम को हम लोग चलते हैं। मैं बता दूं कि रॉल्ट का पूरा नाम फ्रांक्वाइस मार्टे रॉल्ट था। फ्रांक्वाइस मार्टे रॉल्ट था, ये रॉबल का नाम था पूरा, ये फ्रांस का था। आगे मैं बता दूं कि रॉल्ट जब कहने लगा तो सुनिए क्या कहा था। वो कहा किसी तनु विलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। भैया किसी तनु विलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलियन में उपस्थित विलेय के मोल फ्रैक्शन का सीधा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो किसी तनु विलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलियन में उपस्थित विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। फिर से
किसी तनु विलयन के वासुदाब का अपेक्षिक अपनामान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये रॉल्ट लॉ है। अब इस डेरिवेशन को हम लोग को सिद्ध करना है। पहले इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन सिद्ध करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले, उसके बाद हम लोग चलते हैं। पहले लास्ट बार सुन लीजिए बढ़िया से, तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कहता है किसी तनु विलयन के लिए रॉल्ट का नियम पालन करता है किस विलयन का? तनु विलयन। रॉल्ट का नियम लगता है किस विलयन पर? तनु विलयन। किसी तनु विलयन के वासुदाब का अपेक्षिक अपनामान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। भैया आप इससे स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। शायद स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। मेरी महबूब कयामत होगी, पाछे रुसवा तेरे गली। चलिए डेरिवेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ देखिए बढ़िया से। डेरिवेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ का डेरिवेशन 5 नंबर के लिए चल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा। चलिए मान लिया जाए कि आपके पास कोई बोतल है जिसमें पानी है, ये तो मान ही सकते हैं। अरे मानने की क्या जरूरत है भाई, आपके पास घर में है, इसमें मानने की क्या बात है? जो सामान घर में उसको क्यों मानेंगे? इस सामान घर में आपके पास है, क्लियर? तो मान लिया जाए कि इसमें आप कुछ फेंट दिए हैं, तो बताओ तो आप रहा नहीं सादा पानी, इसमें कुछ फेंट दिया तो विलयन बन गया। अब विलयन बन गया तो अब पी नॉट नहीं रहेगा, सॉल्यूशन माने एस। तो ऐसे हम लिख दिए पी और बाद लिख दिए एस, मतलब ये हुआ पी एस माने सॉल्यूशन का वाष्प। चलिए मान लेते हैं ऐसा कुछ फेंटे हैं तो वाष्प। चलिए कंप्लीट। और यह वाष्पदाब विलायक के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। किसी उड़नशील विलेय से बने विलयन का वाष्पदाब, उड़नशील विलेय का मतलब जो वाष्प बन के उड़ सके, इन की गदहवा निये जेजा रखे हो जे बैठ जाए गप से, उसको उड़नशील विलेय नहीं कहते हैं। बस जो वाष्प बन के उड़ सके वैसे विलेय, उड़नशील विलेय से बने विलयन का वाष्पदाब पीएस है। और यह पीएस विलायक के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। ये हम नहीं, आपको लग रहा है कि सर जी बोल रहे हैं ना, ये रॉवल बोलता है, रॉल्ट बोलता है। किसी उड़नशील विलेय से बने विलयन के वाष्पदाब पीएस और यह वाष्पदाब विलायक के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। विलायक के मोल फ्रैक्शन के ये फार्मूला होता है, अगर आप बड़की को ऊपर और छोटकी जो बड़की रखते हैं तो ये विलायक का मोल फ्रैक्शन है। अगर छोटकी ऊपरे और बाकी 10 के 10 से नीचे रखते हैं तो शायद आपको हम बताए थे कि विलेय का होता है। विलेय के मोल फ्रैक्शन छोटकी बटा छोटकी जोड़ बड़की, शायद याद आ गई होगा। और विलायक के मोल फ्रैक्शन बड़की बटा छोटकी जोड़ बड़की। और आपको शायद हम बताए थे दोनों के मोल फ्रैक्शन के योगफल का मान 1 होता है। हमने आपको सीधे करके भी बताया था कि x1 जोड़ x2 बराबर 1, शायद याद रह गया हो। तो ये बड़की ऊपरे है तो विलय नहीं, विलायक के मोल फ्रैक्शन है। तो विलयन के वाष्पदाब विलायक के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। ये मैं नहीं, रॉल्ट्स कहता है, ऐसा नहीं कि सर जी बोल रहे थे। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, k इंटू n बटा n जोड़ n। ये समीकरण फर्स्ट कुछ मिनट के लिए मान लेते हैं। समीकरण पहला 10वां बजे से मानते थे। अब
शुद्ध विलायक के लिए एक बार चलते हैं, विलायक के लिए चलिए, शुद्ध विलायक के लिए चलते हैं। तो शुद्ध विलायक का मतलब पहले से तो शुद्ध विलायक है, ये एकरा में डाल लेते हैं। हम पहले ही से पानी लेके आए थे, शुद्ध पानी। अब एकरा में कुछ नहीं फेंटेंगे ना भैया, तो बिलियन तो नहीं है, सर आप ही जान रहे हैं। कुछ नहीं फेंटे हैं मनी, सादा पानी है। और सादा पानी का मतलब सादा विलायक, शुद्ध विलायक। और सादा पानी खाली रहता है ना, तो उसके वाष्पदाब को P0 से, जीरो जो लिखते हैं ना, ये नॉट है, यानी P0, सादा पानी P0। शायद समझ रहे होंगे आप लोग। शुद्ध विलायक का मतलब ये बोतल वाला पानी, शुद्ध पानी, और इसके वाष्पदाब को अरे भाई पर इसका बनता है भाई, कभी मौका मिलेगा तो कहना, दिखा देंगे इसमें वाष्प बनता है। और यह सीधा समानुपाती होता है विलायक के मोलों के संग, इसमें विलायक ही है, मोल फ्रैक्शन। तो n बटा n जोड़े n, विलायक के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। जिस दिन आप इसको समानुपाती हटाएंगे, आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा। आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, कांस्टेंट देना पड़ेगा। चलिए कांस्टेंट दे दिए, और n बटा n जोड़ n। भैया जब इसमें विलय नहीं है, कुछ नहीं है, सादा पानी है, कि छोटी n विलय है, यानी छोटकी n बराबर 0। अगर आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम अविवाहित हैं, और ऊपर से लइकनों गिना रहे हैं कि हमारे 6 गो लइकनों है, ये तो गलती है, सरासरी गलती है। अरे भैया आप अविवाहित हैं तो लइकन की संख्या बराबर 0। एक मूवी देख रहे थे शायद, वो मूवी प्रेस रावल का था और ओमपुरी का था। उसमें लॉटरी वाला, शायद आपको याद आ गया होगा, लॉटरी उटरी लगता है, गांव के सभी लोग रहते हैं, और उसमें लॉटरी वगैरह लग जाता है। तो प्रेस रावल को ओ बाबू भैया वो जाता है जनगणना के लिए। तो जो सिखाता है उसको कि जाओ जनगणना करके आओ। तो कहता है कि जाओ पहले पूछना कि शादी हुई है कि नहीं, और बाद पूछना कि कितने बच्चे हैं। बेचारा 2 क्वेश्चन रट के जाता है, शादी हुई है कि नहीं और कितने बच्चे हैं। पहले जाता है, ठुकठुकाता है, दरवाजा खोलता है, तो एक लड़की 18 बरस के उधर से निकल के आती है। पूछता है क्या है चाचा, तो पूछा कि हम जनगणना के लिए आए हैं। तो बोलिए क्या क्वेश्चन है, तो कहा कि शादी हुई है कि नहीं। तो लड़की कहती है कि नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन में रट ही था, कितने बच्चे हैं, तब मारा तड़ाक से मुँह पर, अरे भरुआ जब शादी न होली तो लइकन कहाँ से आती। जब पानी शुद्ध है तो n बराबर 0 होते, बिले है ये नहीं, n बराबर 0। दूसरा घर में फिर बेचारा जाता है कि बूढ़ी निकलती है, कहा कि हम जनगणना के लिए आए। तो क्या क्वेश्चन है, तो कि शादी हुई है कि ना। तो कहा कि पहले का क्वेश्चन नहीं, और दूसरा का क्वेश्चन से वो स्टार्ट किया, कहा कितने बच्चे हैं, तो कहा कि 3। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा शादी हुई है कि नहीं, तो फिर मारे तराक से 3 जब लेकर कहीं दिलू तो अपने समझ में वो शादी हो ले कि ना। जब यहाँ कह दिए कि शुद्ध पानी है तो चीनी बराबर 0, यानी विलय के मोलों की संख्या 0 0 0। अब बताओ भैया जल्दी कि P0 बराबर K इंटू n बटा 0 प्लस n, तो 0 प्लस n इंटू n, यानी P0 बराबर K n बटा n। n से n एक मर्तबे और 1 के गुना करेंगे k से। तो बताइए जल्दी कि P0 बराबर k इंटू 1, यानी P0 बराबर k। एक मान लेते हैं समीकरण सेकंड, कुछ देर के लिए, चंद मिनटों के लिए। परमानेंट नहीं भैया, परमानेंट तो यहाँ कुछ नहीं है, हम भी नहीं है। इस भरम में हम नहीं जिंदा है कि परमानेंट है। कुछ सेकंड के लिए माने हैं P0 बराबर k इक्वेशन सेकंड। अब कोई पूछे कब करना, कि अब समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए पहले समीकरण फर्स्ट लिखवा लीजिए, यहां से लिखवाइए PS बराबर k इंटू n बटा n जोड़ n। इस समीकरण फर्स्ट लिखा गया है, और सेकंड का वैल्यू भरना है, यानी k के जगहिया पर कोची भर दे P0,
के जगहिया पर पी नॉट भर दिए कि ना। ई पटी इसके साथ गुना में है, ये भैया तनिए नहीं आब हो, यानी PS बटा पी नॉट जैसी कहली तुरंत सोच हो गई बराबर n बटा n जोड़ n, बाकी जो बच गया लिख दी। एकरा 10 रुपया दे रहा है, इसको 10 रुपया दे, कोई नहीं लड़ेगा। लड़ेगा कब? जब इसको 5 दे, एकरा 10 दे, तो लड़ाई रखल है। एकरा 1000 दे, एकरा 1000 दे, लड़ाई रखल है। एकरा से 100 रुपया मांग ले, एकरा 100 रुपया मांग ले, लड़ाई नहीं होगा क्योंकि बराबर मांगे हैं। एकरा में 1 जोड़ दे, एकरा में 1 जोड़ दे, कोई लड़ाई नहीं होगा। एकरा 1 में से घटा दे, एकरा भी 1 में से घटा दे, क्या फर्क पड़ता है? जो करना है बराबर कीजिए। लेकिन नहीं ना लोग करते हैं बराबर, वो जानते हैं कि बराबर करे में हमारे घाटा हो जाएगा, तो उतना रिजल्ट के हम परवाह नहीं करते हैं। हम बिना बराबर कर छोड़वा नहीं करेंगे, कोई काम करेंगे दोनों देने करेंगे, मुंह देखली काम नहीं करते हैं। देखिए दोनों को जब घटावेंगे, दोनों को मुंह देखली काम ना करते हैं। दोनों तरफ को एक में से घटाने पर, एक में से घटाने, घटाइए तो 1 में से तो 1 लिखिएगा, 1 घटाओ PS बटा पी नॉट। ये देख के आपको लग रहा कि 1 में से घटावल जा रहा है। अगर लिखते कि 5 में से घटाने पर, तेजा लिखते 5 घटाओ मंगरुआ। 1000 में से घटाने पर तो 1000 घटाओ 1 में से तो 1, तो यहां लिख दिए 1 घटाओ इतना बराबर फिर 1 में से 1 घटाओ बड़की बटा छोटकी जोड़ बड़की। घटा लिए दोनों साइड। अब देखिए लघुत्तम लीजिए, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तब पी नॉट, लघुत्तम लीजिएगा तब पी नॉट, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए लघुत्तम ले लीजिए। तो यहां फटाक से कुछ न तो वन, कुछ न तो वन, खाली इतने का लघुत्तम लीजिए। एक जगह बराबर क्यों पड़ेगा लघुत्तम, तब पी नॉट। चलिए कुछ न तो यही वाला चीज बा वहां, चलिए 1 मर्तबे कटा ऊपर 1 से गुना भैया। चलिए नीचे कुछ न तो वन, सिर्फ लघुत्तम इतने आएगा, कुछ नहीं तो यही वाला चीज ऊपर है, कुछ है ना तो यही लिख देना। 1 मर्तबे कट रहा है, देखिए बढ़िया से, ऊपर 1 से गुना n, इससे ही कट जाएगा। पी नॉट माइनस PS बटा पी नॉट बराबर छोटकी बटा छोटकी जोड़ बड़की। ये जो हमने आपको सिद्ध करके लाया, प्रूव्ड, रॉल्स लॉ। ये 5 अंक का है दोस्त, कई अंक का 5। ये परीक्षा में 12th परीक्षा में एकदम VVI क्वेश्चन है। उम्मीद है कि रात के 8-9 बजते बजते एक वीडियो और इनऑर्गेनिक का VVI क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच जाए, ताकि एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को करते समय अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बीच में आ जाएंगे तो जरूर हम कोशिश करें कि आपको समझ में आए, और कुछ अगर ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट किया जाएगा। माने कोशिश किया जाएगा कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट है तो वो करो और कुछ ऑब्जेक्टिव है तो वो करो, लेकिन मेरा मकसद रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन डील करने का। तो शाम होते होते यानी 9 बजते बजते एक आपके पास, और 8 से 9 बजे अगर हो सकता है कि 8 बजे पहुंच जाए, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम थोड़ा लगता है। उम्मीद है कि कल से लाइव होगा तो मैं बता दूंगा कितने बजे से लाइव होगा। उम्मीद है कि कल से लाइव होने जा रहा है, देखिए कितना बजे से लाइव होता है मैं आपको जरूर बता दूंगा। खास चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे ज्यादा हेडक ले रखा हूं, क्योंकि बच्चे की परीक्षा है, मुझे पता है बच्चों को पढ़ाना है। जिनका परीक्षा है उन्हें भी पढ़ाना है, जिनको परीक्षा नहीं हुई पढ़ाना है। अपना पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, उसमें क्या भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।
बाकी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्या करना है नहीं करना है, आप समझदार हैं, आप हर कुछ जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, ये शायद आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ, आप में से बेहतर हैं और अच्छे जानते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ठीक है, गुड बाय।